हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है विपणन मिश्रण की विचारधारा। इससे पहले मैंने विपणन चैप्टर से संबंधित उसका अर्थ, प्रबंध दर्शन, विपणन की विशेषताएं, विपणन का महत्व, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और इनके छोटे छोटे वीडियोज मैंने अपने बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड प्लेलिस्ट में डाले हैं, जिसका लिंक भी आपको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर जो है वो आपको टॉपिक वाइज आराम से क्लियर हो जाए। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण। सबसे पहले इसकी विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जिस प्रकार कंपनी के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त क्रियात्मक संप्रेषण की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित हमें चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये चीज हमारी आवश्यकता बन जाती है। उसी प्रकार विपणन क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए विपणन मिश्रण की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से अगर हम विपणन का कार्य कर रहे हैं, यानी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, अपने सामान को हमें किसी भी तरह बेचना है अपने ग्राहक तक, तो उसमें भी कई चीजें मिश्रित होती हैं। उनके इसी मिश्रण को हम कहते हैं विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण निर्माता द्वारा तैयार की गई विपणन रीति नीति का अंग है। ठीक है, अगर हम बात करें विपणन मिश्रण क्या है, तो अलग अलग रीति नीति द्वारा एक जो निर्माता है, जो सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर है, वो किस तरीके से अपने सामान को बेचेगा, तो उन रीति नीतियों को हम विपणन मिश्रण कहते हैं। इसमें वस्तु नियोजन क्या क्या चीजें आती हैं। वस्तु नियोजन यानी वस्तु को बनाने की प्लानिंग करना, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण यानी कि कितने का होगा वो प्रोडक्ट, ये डिसाइड करना, वितरण मार्ग यानी किस मार्ग के जरिए हम अपने सामान को ग्राहक तक पहुंचाएंगे, विक्रय शक्ति, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि प्रमुख तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। ये सारे के सारे तत्व इसमें सम्मिलित हैं। अभी आगे मैं आपको जब महत्व पढ़ाऊंगी विपणन मिश्रण के, तो उनमें ये सारे पॉइंट्स हैं, तो वहां पे आपको समझाएंगे। प्रत्येक निर्माता और उसके विक्रय प्रबंधक इन सभी तत्वों का सम्मिश्रण इस प्रकार करता है कि किसी भी निश्चित समय एवं स्थिति में सर्वाधिक लाभ कमाया जा सके। जब एक व्यापारी, जब एक निर्माता इन सारे के सारे मिश्रण को एक करके अपने लाभ कमाने के लिए इनको यूज करता है, तो ये चीज क्या कहलाती है? विपणन मिश्रण कहलाती है। अब एक डेफिनेशन ले लेते हैं, जिसके जरिए आप एग्जाम में इसका अर्थ लिखेंगे, क्योंकि इसका अर्थ आता है। ठीक है, विपणन मिश्रण का अर्थ समझाइए या इसकी विचारधारा समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। तो जो डेफिनेशन मुझे सबसे ठीक लगी है वो है आपकी R.S. डॉवर की तरफ से। ठीक है, R.S. डॉवर की तरफ से निर्माता द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। यानी जिन जिन नीतियों से एक निर्माता अपने सामान को बाजार में सफलता पूर्वक बेचे, तो उन नीतियों को हम क्या कहेंगे? उन नीतियों को मिलाकर हम कहते हैं विपणन मिश्रण। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज डिस्कस करने पर कि विपणन मिश्रण के तत्व, यानी कि कौन कौन से तत्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टोटल आपके 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, जो कि मार्केटिंग मिक्स को बनाते हैं, यानी विपणन मिश्रण को बनाते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है उत्पाद नियोजन एवं विकास, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है? उत्पाद नियोजन एवं विकास का तात्पर्य ग्राहकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का विकास करना है। ठीक है, हमारा कस्टमर किस तरीके का सामान चाहता है, उससे संबंधित अगर मैं नियोजन कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि क्या क्या आवश्यकताएं, क्या क्या रुचियां हैं एक मेरे ग्राहक की, वो किस तरीके का सामान चाहता है, इंटरेस्ट कहाँ है उसका, तो ये चीज आपकी आती है उत्पादन नियोजन में। इसके अंतर्गत वस्तु की डिजाइन, क्या क्या चीज फिर मैं डिजाइन करूंगी। अगर मैं देख रही हूँ कि मार्केट में लोग ऐसा कोई सामान चाहते हैं, या सिंपल ले लीजिए, कोई ऐसा बर्तन चाहते हैं जिससे वो बिना किसी कपड़े के भी गैस पर से उठा के इधर उधर उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो अगर इस तरीके का वो एक बर्तन चाहते हैं और मैं वैसा बर्तन बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको मार्केट में इसके बारे में एक तरीके से इस सबकी नियोजन करूंगी। उसके बाद इसके अंतर्गत उस
तरीके के बर्तन को डिजाइन करना शुरू करूंगी। ठीक है, वस्तु का डिजाइन करूंगी, वस्तु का नाम एक रखूंगी, वस्तु का आकार तय करूंगी, वस्तु का रंग क्या होगा, वस्तु का ब्रांड या ट्रेडमार्क क्या होगा, कुछ नाम मैं दूंगी, पैकिंग लेबल में क्या क्या मेंशन करवाऊंगी, क्या क्या मटेरियल मैंने उसमें यूज किया है वो सारी चीजें उसमें मेंशन करूंगी। ये चीज क्या हो जाती, पैकिंग लेबल वगैरह। वस्तु का प्रयोग, किन तरह के धातुओं का मैं उपयोग करूंगी उस बर्तन को बनाने में कि जिससे वो जले ना गैस पर रखकर। वस्तु की गारंटी एवं विक्रय उपरांत सेवाएं आती हैं, यानी वस्तु की गारंटी, यानी वो जो बर्तन मैं बनाऊंगी उसकी कितने साल तक गारंटी मैं रखूंगी कि ये कितने साल तक अच्छी दशा में चलेगा। तो ये सारी चीजें अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ अपने सामान को बनाने के लिए, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, उत्पाद नियोजन एवं विकास पर ध्यान दे रही हूँ। दूसरा आपका आता है मूल्य निर्धारण, यानी कि प्राइसिंग। अब जो बर्तन मैं बना रही हूँ उसका प्राइस भी मैं डिसाइड करूंगी। क्या करेंगे, मूल्य निर्धारण विपणन का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है, कोई चीज का उत्पादन कर रहा है, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहा है, वो उसके बदले कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ लाभ अपना देखता है। तो इसलिए उसको मूल्य निर्धारण करना जरूरी है अपने उत्पादन का। यह निर्माता के लाभों, वस्तु की मांग, बिक्री और उत्पादन को प्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करता है। कैसा प्राइस रखूंगी, किन चीजों को ध्यान में रखूंगी, पहले तो मैं अपना लाभ ही देखूंगी कि मुझे लाभ कितना होना है, फिर मैं देखूंगी कि मार्केट में इस तरह के बर्तन की कितनी डिमांड है, मांग क्या है। बिक्री और उत्पादन को प्रत्यक्ष ढंग, यानी कि किस हिसाब से मेरा सामान बिकेगा और मैंने खुद उत्पादन किस तरीके से, कौन से सामान का यूज करके किया है, रॉ मटेरियल कैसा है मेरा, बहुत महंगा है कि सस्ता है कि कैसा है, उससे संबंधित भी मैं देखूंगी, तब जाके उसका एक मूल्य तैयार करूंगी। इसके अंतर्गत निर्माता को मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों एवं मूल्य नीतियों एवं मूल्य निर्धारण की विधियों का निर्धारण करना होता है। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक मेरे प्रोडक्ट जो है, एक मेरा जो सामान है उसका मूल्य तय होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रख के। तीसरा पॉइंट आते हैं वितरण मार्ग, यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। निर्माता और उपभोक्ता के मध्य की दूरी को पाटने के लिए वितरण मार्गों की स्थापना की जाती है। निर्माता, यानी अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और अगर मैं यूपी में बैठी हूँ और मुझे अपने सामान को कहाँ बेचना है, अगर मुझे मेरे सामान को सपोज कर्नाटक भेजना है, तो अब यहाँ से मेरा सामान वहां पहुंच जाए, यानी उपभोक्ता तक, मेरे कस्टमर तक पहुंच जाए, उस इतनी दूरी को पाटने के लिए मैं जिन लोगों का, जिन मध्यस्थों का इस्तेमाल करूंगी वो क्या कहलाते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं या वितरण मार्ग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है कि कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, कितना कितना सामान जाएगा, उनके कार्य क्या क्या रहेंगे, कितने ज्यादा वो एक्टिव रहेंगे, ये सारी चीजें तय की जाती हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, वितरण मार्ग, जिसके द्वारा मैं अपने सामान को अपने उपभोक्ता तक पहुंचाऊंगी। देन आते हैं चौथे पॉइंट पे, वो है आपका भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होगा, वस्तुओं को भौतिक रूप से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए परिवहन एवं भंडारण की आवश्यकता होती है। परिवहन का मतलब हो गया किन वाहनों के द्वारा मेरा सामान यूपी से कर्नाटक जाएगा। ठीक है, मैं बाय रोड भेजूंगी कि बाय एयर भेजूंगी कि मैं बाय सी, यानी कि किसी जलवाहन का इस्तेमाल करूंगी या फिर एयरवेज, प्लेन वगैरह का, जहाज वगैरह का इस्तेमाल करूंगी। तो ये सारी चीजें अगर मैं देखूंगी तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, वस्तुओं का भौतिक रूप से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए परिवहन एवं भंडारण। भंडारण क्या हो जाता है, भंडारण होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस का अर्थ है कि मैं अपने सामान को अगर यूपी से कर्नाटक तक पहुंचा रही हूं तो उस केस में मैं क्या करूंगी, कहीं ना कहीं तो उस सामान को स्टोर करूंगी। अब मेरा सामान यहाँ से वहां जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे वो ड्राइवर लगातार गाड़ी चलाएगा और वो सामान को पहुंचा देगा जल्दी से जल्दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर जगह अलग अलग जगह मुझे उस सामान को स्टोर करना होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भंडारण। तो जहां सामान मेरा स्टोर होगा वो भंडारण कहलाता है। इसके अलावा आ जाइए भौतिक वितरण के विभिन्न तत्वों का निर्माता और उसके प्रबंधों द्वारा इस प्रकार संयोजन किया जाता है कि उन पर आने वाली लागत न्यूनतम हो। यानी कि भौतिक वितरण जब मैं कर रही हूँ तो मैं अलग अलग तत्वों का ध्यान दूंगी कि मेरा सामान मेरे कस्टमर तक पहुंच रहा है तो किन किन चीजों के जरिए मैं उसमें अपने खर्चे ये देखूंगी कि कम से कम
न्यूनतम हो, मतलब लागत मेरी कम से कम लगे। तो ये चीज भी क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक वितरण में इन्वॉल्व होगी। अगर मेरा सामान उतना ज्यादा महंगा नहीं है, मैं उसकी प्राइस नहीं बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यूपी से वहां तक सामान सीधे प्लेन में ही भिजवाऊंगी। प्लेन में भिजवाने में मेरा खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, लागत भी तो बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर काम करूंगी। देन बात करते हैं विक्रय शक्ति की, यानी सेल्स फोर्स की। निर्माता के माल को मध्यस्थों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जरूरी समस्त विक्रय कार्यों को करने हेतु विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं और विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अलग अलग सेल्स फोर्स की नियुक्ति की जाती है, यानी कि सेल्समैन है, डिलीवरी बॉय है, या आप समझ लीजिए रिटेलर है, ठीक है, होलसेलर है। इन सब का इस्तेमाल मैं करूंगी। ये सब कौन हो गए, ये सब हो गए मेरे विक्रय शक्ति यानी सेल्स फोर्स, जो मेरे सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। इन्हें विक्रय शक्ति कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं विज्ञापन की। इन सबके ये सब कार्य तभी कर पाएंगे जब मेरे सामान की जानकारी किसको होगी, जब मेरे सामान की जानकारी मेरे उपभोक्ता को पड़ेगी, तब तो मैं ये सारे काम कर पाऊंगी। ठीक है, तो इन सारे कार्यों के लिए क्या करूंगी, विज्ञापन करूंगी। संभावित ग्राहकों को वस्तु की जानकारी देने और उन्हें क्रय हेतु आकर्षित करने के लिए, ठीक है, उनको मेरे सामान की कि मैं ऐसा एक बर्तन बना रही हूँ, उसकी जानकारी उन तक पहुंचाऊं, ठीक, उन्हें आकर्षित करूं कि वो मेरे सामान को खरीदने के लिए मुझे ऑर्डर दें। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, विज्ञापन में आती हैं। विज्ञापन माध्यम का चुनाव, तो इसमें भी मैं देखूंगी किस तरीके का मेरा विज्ञापन हो। ठीक है, विज्ञापन में किस तरीके का संदेश मैं दे रही हूँ। माध्यम का मूल्यांकन, यानी कि विज्ञापन कौन से जरिए से दे रही हूँ, न्यूज़पेपर में दे रही हूँ, अखबार में दे रही हूँ, टीवी में दे रही हूँ, किस तरीके से दे रही हूँ। विज्ञापन प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अगर सोच रही हूँ तो ये मैं क्या करूंगी कि विज्ञापन प्रबंध कर रही हूँ। इस विपणन मिश्रण का एक आवश्यक तत्व है, यानी विज्ञापन एक बहुत आवश्यक तत्व है आपके विपणन मिश्रण का। इसके बाद आखिरी की बात करते हैं विपणन अनुसंधान यानी मार्केटिंग रिसर्च। विपणन समस्याओं का वैज्ञानिक निदान करने के लिए समकों का संग्रह, यानी अलग अलग फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, उनको इकट्ठा करूंगी, तो वो चीज क्या कहलाती है, मार्केट रिसर्च कहलाती है। विश्लेषण करूंगी, निर्वाचन किया जाता है, यानी कि मैं देखूंगी कि जो जो प्रोडक्ट बने हैं, सपोज इस तरह के बर्तन ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन मैं उससे क्या डिफरेंट कर लूं कि वो उनसे ज्यादा मेरे जो बर्तन हैं वो ज्यादा बिकने लगे। तो ये क्या कहलाएगी, मार्केटिंग रिसर्च कहलाएगी। बल्कि मैं ये भी देखती हूँ कि कौन से क्षेत्र में बर्तन मेरे ज्यादा बिकेंगे। अब बर्तन का सपोज आप एग्जाम्पल के अलावा अगर मैं देखूं कि हमारे इंडिया में यंग जनरेशन ज्यादा है, तो अगर मैं यंग जनरेशन से संबंधित कोई सामान बनाऊंगी, उत्पादन करूंगी, जैसे मैं बना रही हूँ कपड़े, ठीक है, जीन्स मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ, जीन्स का उत्पादन करना चाहती हूँ, तो वो यहाँ बहुत अच्छे से बिकेगी। क्यों, यंग जनरेशन ज्यादा है और मेनली सब जीन्स ही पहनते हैं। ठीक, अब अगर यही चीज मैं उसमें इलाका भी देखूंगी, इलाका देखने का मतलब मैं गांव वगैरह में तो अपने सामान को नहीं बेच पाऊंगी, जीन्स वगैरह वहां बिकना मुश्किल होगी। वही अगर शहरी इलाकों में मैं अपनी दुकान लगाऊंगी या वहां पे अपने सामान को अलग अलग दुकानों पे भेजूंगी कि वो मेरे सामान को बेचें, तो वहां मेरी अच्छी बिक्री होगी। तो ये सारी चीजें रिसर्च करना, इन सारी चीजों के बारे में देखना कि कौन सी मेरी मार्केट है जहां पर मेरा सामान बिक जाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, विपणन अनुसंधान में आती हैं, जिसे विपणन अनुसंधान कहते हैं। विपणन अनुसंधान के लिए यद्यपि हर इकाई में आंतरिक व्यवस्था की जाती है, परंतु बाहरी एजेंसियों की सहायता से ही इस कार्य को किया जाता है। ये जितना भी मैं विपणन अनुसंधान करूंगी, रिसर्च वगैरह का काम करूंगी, मैं ये खुद नहीं करने चली जाऊंगी मार्केट में, मैं कई लोगों से इस कार्य को करवाऊंगी। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो ये कार्य में मेरी सहायता करेंगी, उसके बदले वो अपनी फीस चार्ज करेंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें फैक्ट फिगर कलेक्ट किया जाएगा इन्हीं सारी एजेंसियों के द्वारा, और उसके बाद वो मुझे उससे संबंधित सारी चीज समझाएंगे कि ये आपके प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं उसका स्कोप है, आगे भविष्य में उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट में ये नई चीज ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें वो मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे। तो ये सारी बातें क्या कहलाती हैं, आपकी विपणन अनुसंधान कहलाती हैं। तो ये हो गए विपणन मिश्रण के तत्व। हमने 7 तत्व पढ़े, और ये 7 तत्व अगर हमें किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, उसे अपने ग्राहक तक पहुंचाना है, तो इन सारे तत्वों का इस्तेमाल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमें करना चाहिए। उसके बिना आपका मार्केटिंग करना अधूरा कहलाता है।
तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ विपणन का। मैं सारे टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ और वो सारे टॉपिक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी, तो उसको भी देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फ्लैश हो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।